गुड इवनिंग डियर स्टूडेंट्स। आज हम लोग बहुत ही सिंपल सा, लेकिन कुछ स्टूडेंट्स को ऐसा होता है कि वो सिंपल क्वेश्चन को निगलेक्ट करते हैं अपने बोर्ड एग्जाम्स में, लेकिन सिंपल क्वेश्चंस भी बोर्ड एग्जाम्स में आते हैं। जैसे कि एक क्वेश्चन आया है 2019 और 22 में आ चुका है, परासरण और विसरण में अंतर स्पष्ट कीजिए। बड़े बड़े क्वेश्चन तो सॉल्व कर ले जाते हैं, लेकिन कुछ क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जिनको आप नेगलेक्ट करते हैं, लेकिन उन क्वेश्चन से भी जो है नंबर मिलते हैं आपको। तो परासरण और विसरण दोनों में क्या क्या अंतर है, आज हम यहाँ पर आपको दिख रहा होगा, बिल्कुल आज क्लियर किया जाएगा कि परासरण और विसरण में क्या अंतर है। आइए डिस्कस करते हैं परासरण और विसरण में क्या अंतर होता है। परासरण और आपको एक तरफ दिख रहा होगा विसरण, जिसे हम बोलते हैं ऑस्मोसिस और डिफ्यूजन। आज हम ऑस्मोसिस और डिफ्यूजन देखेंगे क्या होता है। परासरण जो क्रिया होती है उसमें आपको जैसे कि दिख रहा है कि परासरण की क्रिया में अर्धपारगम्य झिल्ली अर्थात एसपीएम सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। एसपीएम मतलब क्या होता है, तो सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, अर्धपारगम्य झिल्ली। परासरण की क्रिया में अर्धपारगम्य झिल्ली का होना आवश्यक है, लेकिन विसरण की क्रिया में किसी प्रकार की अर्धपारगम्य झिल्ली का होना आवश्यक नहीं है। यही तो आपको क्वेश्चन ध्यान रखना है कि परासरण की क्रिया में अर्धपारगम्य झिल्ली का होना अनिवार्य है, लेकिन वहीं अगर देखा जाए तो विसरण की क्रिया में अर्धपारगम्य झिल्ली का होना आवश्यक नहीं है। दूसरा अगर हम अंतर देखें तो परासरण की क्रिया केवल एक ही दिशा में होती है। एक ही दिशा में होती है, इसका मतलब क्या है कि इसमें हमेशा प्रवाह विलायक से किधर होता है, तो विलायक से प्रवाह हमेशा विलयन की तरफ ही होता है। विलयन से विलायक की तरफ प्रवाह नहीं होता, विलायक से विलयन की तरफ ही होता है, क्योंकि विलायक के कण छोटे होते हैं और वो अर्धपारगम्य झिल्ली को आर पार कर जाते हैं। तो दूसरा इंपॉर्टेंट अंतर क्या है कि यह केवल एक ही दिशा में होता है, अर्थात इसका प्रवाह परासरण में हमेशा विलायक से विलयन तरफ होगा। वहीं विसरण में देखा जाए तो विसरण की प्रक्रिया जो होती है, विसरण जो घटना होती है वो दोनों दिशाओं में देखने को मिलती है। विलायक वाला विलयन तरफ जाएगा और विलयन वाला विलायक की तरफ कण आते रहते हैं। ये विसरण की क्रिया दोनों दिशाओं में हो रही है और परासरण की क्रिया केवल एक ही दिशा में होती है। तीसरा मेजर अंतर अगर हम देखें तो जो परासरण है, परासरण में हमेशा प्रवाह तनु विलयन से सांद्र विलयन की तरफ होता है। परासरण में हमेशा प्रवाह किधर से किधर हुआ, तो तनु विलयन से हमेशा सांद्र विलयन की तरफ ही परासरण में प्रवाह होता है, लेकिन विसरण में जस्ट इसके उल्टा, इसमें प्रवाह सांद्र विलयन से किधर हो रहा है, तनु विलयन की तरफ हो रहा है। तो परासरण में जो तनु विलयन से सांद्र विलयन की तरफ प्रवाह होगा, वही जो है विसरण में क्या होगा, सांद्र विलयन से तनु विलयन की तरफ प्रवाह होगा। अगला मेजर अंतर परासरण और विसरण में जो चौथा अंतर है कि परासरण की क्रिया केवल द्रव या विलयन की अवस्थाओं में ही देखने को मिलती है। परासरण की क्रिया केवल द्रव या विलयन की अवस्थाओं में ही देखने को मिलेगी। वहीं अगर देखा जाए तो डिफ्यूजन्स जो होता है, मतलब जो विसरण होता है, वो ठोस, द्रव और गैस तीनों अवस्थाओं में देखने को मिल जाता है। तो परासरण और विसरण दोनों में मेजर 4 अंतर आपको बताए जा रहे हैं, जो बोर्ड्स एग्जाम में आते हैं और उसको बच्चे निगलेक्ट कर देते हैं। निगलेक्ट नहीं करना है, छोटे छोटे क्वेश्चंस भी आपको अच्छे नंबर देते हैं। जैसे परासरण की क्रिया में आप बताए कि अर्धपारगम्य झिल्ली का होना अनिवार्य है, लेकिन विसरण की क्रिया में किसी प्रकार के अर्धपारगम्य झिल्ली का होना अनिवार्य नहीं है। परासरण की क्रिया केवल एक दिशा में होगी, हमेशा प्रवाह विलायक से विलयन की तरफ होगा। वही विसरण की प्रक्रिया आप बताएंगे दोनों दिशाओं में होगी, विलायक से विलयन तरफ होगा और विलयन से विलायक की तरफ प्रवाह होता रहेगा। अगला हम अगर अंतर देखें, परासरण की क्रिया में हमेशा प्रवाह तनु विलयन से सांद्र विलयन की तरफ होगा, तो वहीं पर विसरण की क्रिया में जो प्रवाह होगा वो सांद्र विलयन से तनु विलयन की तरफ होगा। अगला अंतर जो था कि परासरण की क्रिया केवल विलयन या द्रव की अवस्थाओं में देखने को मिलती है, वहीं विसरण की क्रिया ठोस, द्रव एवं गैस तीनों अवस्थाओं में देखने को मिलती है। तो आपको ये अंतर जान करके कैसा लगा, कमेंट्स बॉक्स में जरूर बताने का प्रयास करिएगा। तब तक के लिए धन्यवाद।